हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर एक सेट लेके आए काफ़ी दिनों के बाद बीएसएससी सीजीएल के लिए। बीएसएससी के द्वारा ढेर सारे एग्जाम लिए जाने वाले हैं अभी, जिसमें सीजीएल प्रमुख है, +2 की भी परीक्षा है, इसके अलावा बीएसओ के अलावा ढेर सारे एग्जाम बीएसएससी के थ्रू होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सेट का सीरीज चला रहे हैं। उसका पहला सेट है आपका, ठीक है, ये दूसरा सेट है। पहले एक सेट हो चुका था, ये काफ़ी गैप के बाद आया, ये दूसरा सेट है। ठीक है, इसका प्रश्नों का हम एक काफी तेजी में जो है एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। इसका पहला प्रश्न आता है कि मौर्य काल में स्थानिक और गोप किसके अंतर्गत कार्य करते थे। तो ये तो सीधी सी बात है, ये हम लोग जानते हैं कि ये ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था थी। ठीक है, जिसमें मौर्य काल में आप जो है एक स्थानिक जो थी वो आपको क्या 10 गांव के प्रमुख को कहते थे, और स्थानिक जो था उसके अंतर्गत जो गोप जो था उसके अंतर्गत लगभग स्थानिक के अंतर्गत 800 गांव का था, और गोप के अंतर्गत जो 10 गांव की प्रशासन व्यवस्था आती थी। अगला प्रश्न आता है, विधान परिषद के सृजन और समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। काफी लंबी व्यवस्था है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने के अधिकार केवल राज्यपाल के पास हैं। ठीक है, हम लोग पहले ही आपको एक बात बोले थे कि केवल जो शब्द होता है वो उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये राज्यपाल का व्यवस्था नहीं है। इसके पास इस विधान परिषद को लेकर जो प्रमुख अधिकार हैं वो आपको संसद के पास है और राज्य विधानसभा के भी पास है। ठीक है, यह एक व्यवस्था है। तो अब हम दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, और अंतिम शक्ति संसद के पास होती है और जो कानून बनाकर इसे लागू करती है। तो 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है, अर्थात बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यह इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 169 में है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये आर्टिकल 169 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है कि ईसाई धर्म में जो प्रोटेस्टेंटवाद है, ठीक है, उस मत का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, उसके जनक कौन थे। हम लोग जानते हैं कि एक प्रोटेस्टेंट है, एक कैथोलिक है। ठीक है, जिसमें प्रोटेस्टेंट वाद का जनक जो है आपका किसे माना जाता है, आपको मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, ये 16वीं सदी में जो मार्टिन लूथर किंग जो थे, ये कैथोलिक चर्च की जो बुराइयां थी उसके खिलाफ जो है एक नया आंदोलन चलाया जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहलाया, और बाद में यह एक सेक्ट ही बन गया। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अर्थात सही नहीं है अर्थात गलत है। कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में धर्म विजय की नीति अपनाई, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। ठीक है, ये जो है आपका ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, स्कंदगुप्त ने हूनों को रोका। ठीक है, और अगला विकल्प जो उसके अंतिम वाला विकल्प जो डी में है आपका ये आ रहा है, कुमारगुप्त ने पुष्यमित्र को पराजित किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने पुष्यमित्रों जो एक जाति थी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक पुष्यमित्र शासी एक जाति थी, ठीक है, के विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था। ठीक है, पुष्यमित्र को पराजित नहीं किया था। ठीक है, इस वजह से चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर वही है, सही सुमेलित नहीं अर्थात गलत है। ठीक है, अजंता बौद्ध चित्रकला के लिए ये तो फेमस है, हम लोग जानते हैं। एलोरा जैन बौद्ध और हिंदू गुफाएं हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। अजंता आपका ये भी महाराष्ट्र में, एलोरा ये भी महाराष्ट्र में, दोनों औरंगाबाद में अवस्थित है। ठीक है, अगला आता है कंदरिया महादेव खजुराहो। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है आपका। ठीक है, कंदरिया महादेव खजुराहो में जो चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया। और अंतिम आता है सोमनाथ मंदिर गुप्त काल, ये आपका बिल्कुल गलत है। सोमनाथ मंदिर मूल रूप से चालुक्य और सोलंकी जो शासक थे उसके काल से संबंधित है, ना कि गुप्त काल से है, इसलिए आपका डी गलत हो जाएगा। बाकी ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आ रहा है कि भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। ठीक है, पहला कथन आता है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम प्रथमा बैंक था। ठीक है, और अगला स्टेटमेंट आता है कि इन बैंकों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक की हिस्सेदारी क्रमशः 50, 15 और 35 के अनुपात में होती है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि 12 में निम्नलिखित कथन पढ़िए। अब कौन से कथन सही है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये होना चाहिए कि कौन सा कथन सत्य है, कथन गलत है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। हमारा एक सही है, 2 भी सही है और तीसरा भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जा रहा है 1, 2, 3 अर्थात डी इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए, प्रथम जो ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। ठीक है,
और ये जो स्थापना हुई थी एम नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पे हुई थी। और प्रथमा बैंक इसका पहला बैंक था। और देखिए इसमें जो होता है केंद्र सरकार का 50% हिस्सेदारी होती है, राज्य सरकार मात्र 15%, और जो प्रायोजित बैंक होते हैं स्पॉन्सरशिप जिनका होता है उनके पास 35% की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, इस हिसाब से इसका विकल्प आपका डी 1, 2, 3 तीनों सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 8वां के बाद, छठा के बाद 7वां प्रश्न आ रहा है कि क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने क्यों ठुकराया था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है, तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई, ऐसे तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, अगला होता है, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डोमिनियन स्टेटस युद्ध के बाद का वादा था। डोमिनियन स्टेटस तो कहीं मान ही नहीं रहा था कांग्रेस इस चीज को लेकर के। ठीक है, मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान का वादा, मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान का वादा नहीं था। नो प्रॉमिस ऑफ सेपरेट पाकिस्तान टू द मुस्लिम लीग। ठीक है, और इसके बाद जो आता है हमारा प्रश्न आ रहा है आपका, और अगला विकल्प आ रहा है मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान का वादा नहीं था। देखिए कांग्रेस को इस मुद्दे से कुछ लेना भी देना नहीं था। ठीक है, और अगला विकल्प जो आ रहा है ऊपर के सभी। अब प्रश्न यहां है कि कांग्रेस ने क्यों ठुकरा दिया। ठीक है, इसमें ये सारे मुद्दे थे जिसमें मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान का वादा नहीं था, ये एक मुद्दा को हम हटा भी सकते हैं। अगर प्रमुखता से देखा जाए तो डोमिनियन स्टेटस जो है कांग्रेस को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं था। डोमिनियन स्टेटस युद्ध के बाद का वादा था, इस वजह से कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया। इस हिसाब से हमारा विकल्प 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा के संदर्भ में सही कूट को देखिए, जो 8वां प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1912 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट आता है आपका वो आता है कि अगला स्टेटमेंट आता है इसके बाद, इसके तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, और इसके बाद आ रहा है कि इसमें महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 अर्थात 1/3 के आरक्षण का प्रावधान था। मिला जुला के सब सही, मगर एक स्टेटमेंट यहाँ पर आपके पास गलत है कि इसके तहत संविधान 12वीं नहीं, आपको जो 12वीं है वो गलत है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो 8वां प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, और ऐसा विकल्प हमारे पास कहाँ है, बी में है 1 और 3। अगला प्रश्न आता है इंडिका के संबंध में। ये काफी हिस्टोरिकल बुक है, इसका हम लोग जानते हैं ओरिजिनल तो अभी हम लोगों के पास नहीं है, ये संकलन है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, इंडिका ये जानते हैं हम लोग, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें बृहद स्तर पर भारत के बारे में वर्णन है। यह मुख्य पुस्तक अभी उपलब्ध नहीं है, ये अनेक पुस्तकों के उदाहरण को संकलित करके इसको एक स्वरूप दिया गया डॉक्टर स्वानबेक द्वारा, वही प्रति हमारे पास अभी है। ठीक है, तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा कि बिहार के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ठीक है, जो आपका 10वां नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम लोग, इसमें प्रश्न आ रहा है कि बिहार जो है उसका प्राचीन इतिहास के संदर्भ में। अब हम लोग पूछते हैं, देखते हैं कि अगंतुर निकाय के अनुसार प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। बिल्कुल, अगंतुर निकाय में आपको जो है 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। इन 16 महाजनपदों में 3 बिहार क्षेत्र में स्थित थे। ठीक है, 3 बिहार में थे आपको ये 3 कौन कौन थे, वो 3 थे आपको कौन कौन, मगध, अंग और वज्जी। मगध जो आप पाटलिपुत्र का क्षेत्र देख रहे हैं, अंग जो आपको भागलपुर का क्षेत्र कहलाता है वो, और वज्जी जो आपका अभी वर्तमान में मिथिला है। और वज्जी के संदर्भ में एक बात और कही गई है कि वज्जी संघ दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, जो क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ गलती से क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, इसको ध्यान देना। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त काल के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, यहाँ सही नहीं की बात हो रही है। ठीक है, पहला आ रहा है आपका कि पहला स्टेटमेंट जो आपका, फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। बिल्कुल, फायान, ये क्वेश्चन आता है कि फायान किस शासक के समय में भारत का यात्रा किया था। फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत दिया। बिल्कुल, जो वर्तमान घूर्णन का सिद्धांत है, जो कोपर्निकस ने जो ग्रहीय गति नियम दिया था, उससे काफी पहले जो है आर्यभट्ट ने घूर्णन का सिद्धांत दे दिया था। ठीक है,
अगला स्टेटमेंट आता है कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों स्टेटमेंट आपका एक क्वेश्चन के रूप में फ्रेम किया जा सकता है, तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। स्कंदगुप्त ने हुनों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देखिए स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य माने जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो स्कंदगुप्त को लेकर के एक विवाद है, आपका तीसरा स्टेटमेंट जो स्कंदगुप्त ने हुनों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, क्रमादित्य की उपाधि भी इसने धारण की, 2 उपाधि इसने धारण की है, परंतु हुनों को हराने के उपलक्ष्य में नहीं। ये देखिए ये स्टेटमेंट हुनों को भी स्कंदगुप्त ने हराया था, मगर हुनों को हराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं की थी, इसलिए आपका स्टेटमेंट डी जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है आपका भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये आपका प्रश्न संख्या कितना आ जा रहा है, 12, ठीक है। 12 को हम लोग देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट आ रहा है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट आता है कि यह भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। और अगला स्टेटमेंट आता है कि उन्हें संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार। देखिए भाग लेने का तो अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार इनके पास नहीं है, तो इस वजह से स्टेटमेंट आपका 3 गलत हो जाता है, ठीक है। और स्टेटमेंट 1 और 2 आपका सही होता है, ठीक है। ये जो है इनको संसद में बोलने का अधिकार है, इसकी चर्चा भी अनुच्छेद 88 में की गई है, ठीक है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। 12 के बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध हम्पी का अवशेष किस राज्य में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि हम्पी जो है आपका वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर है, ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी आपका कहां पर बहता है, ये आपको कर्नाटक के मतलब कर्नाटक में भी इसका है, तो ये हम्पी जो है आपका कर्नाटक में ही अवस्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के आंकड़े हमारे पास, अभी तो इसका आंकड़ा 1 अप्रैल से इसका स्टार्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो अभी जो है ये 2011 के आंकड़ों को हम लोग देखते हैं, तो उसके संदर्भ में कुछ कूट दिए गए हैं, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिल्कुल, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार है। इसके बाद सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य झारखंड है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये गड़बड़ है, झारखंड नहीं है, ठीक है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार ही है। और अगला जो क्वेश्चन आता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। बिल्कुल 1084 है ये, तो इस हिसाब से आपका जो स्टेटमेंट 1 और 3 सही हो जाता है और हमारा बी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न आता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक आपका कौन था, इब्राहिम लोधी, ठीक है, जो 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में जिसको बाबर ने हराया और युद्ध भूमि में ही मारे गए। ऐसा मतलब ये भी है कि जो सल्तनत काल जो पूरा चला है उसमें जो है इब्राहिम लोधी एकमात्र ऐसे रूलर हैं जो युद्ध भूमि में मारे गए, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में है, प्रश्न संख्या 16। यह क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथनों पर विचार करें, ठीक है। हमारे संविधान की आत्मा और कुंजी जो प्रस्तावना है उसे हमारे संविधान की आत्मा और क्या कहा गया है, कुंजी कहा गया, आत्मा और कुंजी कहा गया, ठीक है। चलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कहा गया है इसमें अब तक केवल एक बार 42वें संशोधन द्वारा बदलाव किया गया है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है आपका ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला आ रहा है कि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में ही शामिल था। नहीं भाई, ये गड़बड़ बात है, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, ठीक है। इस वजह से आपका क्या होगा, स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 और 2 अर्थात बी सही विकल्प है आपका। अगला प्रश्न आता है बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है। बटरफ्लाई का संबंध जो है तैराकी से होता है। यह एक विधा है जो स्विमिंग का एक फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक शामिल है, ठीक है। ये सारा चीज जो है किस चीज से संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है भारत में निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है कि यह एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही, आर्टिकल 324 के अंतर्गत यह एक स्थायी और स्वतंत्र क्या है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष
की आयु तक होता है, ठीक है, जो पहले पूरा हो जाए वो है आपका स्टेटमेंट 2, ठीक है। और इसके बाद हमारा तीसरा स्टेटमेंट आता है कि आयोग राज्यों के पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव भी संपन्न कराता है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, राज्यों के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव भी संपन्न कराता है। ये स्टेटमेंट जो है थोड़ा, तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कहा जा रहा है, आयोग जो है राज्य के पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव संपन्न कराता है, ये गलत है। ये राज्य चुनाव आयोग का है और हम भारत के निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 अर्थात बी विकल्प इसका सही आंसर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आ जाता है आपका 19 नंबर, कह रहा है कि पियोन पवन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। यह जो है पियोन पवन जो है ये आपका, इसमें विकल्प कहाँ गया पियोन का, हाँ देखिए, ये आल्प्स हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, रॉकी पर्वत हो गया और हिमालय पर्वत हो गया। तो पियोन जो है आल्प्स पर्वत के ढलानों पर चलने वाली एक गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, जो आपका पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट आता है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिर जाती है। बिल्कुल सही, ये एक्सेप्शन है बाकी नदियों की तरह, बाकी नदियों से मुखर, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती जो है ये आपको पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी भारत में अधिकतर नदियां जो है पश्चिम से पूरब की ओर बह रही हैं, ठीक है। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न आता है, विकल्प आता है, जो स्टेटमेंट है, कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत पर होता है। इस हिसाब से हमारा क्या है, तीनों जो आपका स्टेटमेंट है ये कि तीनों कथन सही हैं, ठीक है। गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, जिसे हम लोग क्या है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण गंगा वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा, ये ध्यान रखना है, गोदावरी दक्षिण गंगा, और वहीं जब कावेरी की दक्षिण की गंगा हो जाती है तो कावेरी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 आपका सही है, नर्मदा ताप्ती भी सही है और कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत में है। इस हिसाब से हमारा विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न आपका 21 नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इस पर ध्यान नहीं देना है, यह आपका 21 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है कि इसमें प्रश्न है पेडी प्लेन, ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी में जब आप जाइएगा तो पेडी प्लेन के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। ये डेविस बैंक में इसकी चर्चा की गई है। पेडी प्लेन स्थलाकृति के निर्माण किस प्रक्रिया से होती है, ठीक है। तो पेडी प्लेन जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के अपर्दन से बनने वाली एक विस्तृत समतल सतह है, ठीक है। ये जो है आपका किससे बनने वाला एक विस्तृत समतल सतह, ये आपको पवन अपर्दन से बनने वाला एक स्थलाकृति है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पेडी प्लेन कहते हैं। 21 नंबर है प्रश्न। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के नियंत्रण लेखा महापरीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका प्रावधान जो है आपका, ये प्रश्न संख्या 22 है, इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 148 में किया गया है, बिल्कुल सही है। इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है, ये भी विकल्प सही है। सेवानिवृत्ति के बाद वे केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के पात्र नहीं होते हैं। ये उस पद की पारदर्शिता के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसका चर्चा हमारे संविधान में कर दिया गया है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 अर्थात डी। 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 23 नंबर, बुल्स और बियर शब्द किससे संबंधित है। ये जो है शेयर बाजार से संबंधित है, बुल्स और बियर, ठीक है। बुल्स जो तिजड़िया कीमत बढ़ने को इंगित करता है, और वहीं बेयर जिसे मंदड़िया कहा जाता है, जो कीमत गिरने को इंगित करता है, ठीक है। तो ये शेयर बाजार से संबंधित है, बुल्स एंड बेयर। अगला प्रश्न आता है 24 नंबर, ये आपका रहा है अकबरनामा और उसके लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी, ठीक है। इसके बाद अगला विकल्प आता है कि इस पुस्तक के 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसके तीसरे भाग को आईन अकबरी कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। ये जो है गड़बड़ है, ठीक है। ये जो है मूल रूप से फारसी में ही लिखा गया है। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट 1, 2 सही है, 3 गलत है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। मोहिनी अट्टम एक एकल महिला नृत्य है, और मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ क्या होता है, नृत्य होता है। और मोहिनी अट्टम मुख्य रूप से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यह आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न आ रहा है कि भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 26 नंबर प्रश्न है, ठीक है।
इसमें क्या कह रहा है, इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल सरकारी व्यय को नियंत्रित करना होता है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका उद्देश्य सरकारी व्यय को नियंत्रित करना बिल्कुल नहीं होता है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो है मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, ठीक है। ये कभी भी जो होता है आपका इस चीज से रिलेटेड नहीं होता है कि ये सरकारी व्यय को नियंत्रित करेगा। ये मुद्रास्फीति मुख्य रूप से और मूल्य की स्थिरता, महंगाई में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। इस वजह से स्टेटमेंट 3 आपका गलत है और हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी 1 और 2, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा जो है आपका 26 नंबर प्रश्न, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। एंजल जलप्रपात ये वेनेजुएला में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात ब्राजील, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये अफ्रीका के जम्बोजी नदी पर स्थित है, ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। ये आपका आ जाता है 28 नंबर प्रश्न। इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आता है, इसमें आ जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, बिल्कुल लगाया था। और भारतीयों की राष्ट्रीय आय जो है 20 रुपए निकाली थी उस समय दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और मूल संविधान में 12 अनुसूची थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है आपका ये गलत है, ठीक है। और इसका दूसरा स्टेटमेंट कहाँ चला जाता है भाई, अच्छा ये अलग है, मूल संविधान का अलग प्रश्न है। ये है भारत पहले आय जो है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि वर्तमान में इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ करती है, ठीक है। और पूंजी निर्माण राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होती। इसमें देखें तो यहाँ पर जो है आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। सीएसओ है बट अब इसको जो है एनएसओ करता है, ठीक है। इसका सीएसओ का ही नाम एनएसओ हो गया है, उसको नापा जाता है, ठीक है। परंतु जो तीसरा स्टेटमेंट है आपका वो क्या कह रहा है कि पूंजी निर्माण राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत है, अर्थात इस हिसाब से हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 और 2 अर्थात विकल्प बी, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, काजीरंगा से 29 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, हम लोग जान रहे हैं, ये असम में है, ठीक है। और ये विश्व धरोहर में भी शामिल है, विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया है। एक सींग वाले गेंडा के लिए विश्व विख्यात है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। पहला आ रहा है 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, बिल्कुल सही। 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाएं शामिल है, ये भी सही है। मूल संविधान में 12 अनुसूचियां थे, ठीक है। ये जो है आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। मूल संविधान में भी 8 अनुसूचियां ही थी, ठीक है, बाद में 12 हुई है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प बी अर्थात 1 और 2 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। यह जो है तिथि वाइज भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। इसलिए ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था, ठीक है। तो यहाँ 1931 अर्थात बी विकल्प इसका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, इसका पदेन अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। अगला आता है कि अनुच्छेद 279 में के तहत इसे एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है और परिषद में राज्यों का वोटिंग का अधिकार केंद्र से कम होता है। ये 3 नंबर स्टेटमेंट आपका गलत है और स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, अर्थात इस हिसाब से विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका सतलज का उद्गम वहीं पर है, सिंधु का भी उद्गम और ब्रह्मपुत्रा का भी उद्गम वहीं पर है, परंतु गंगा का उद्गम वहां पर नहीं है। ये जो है गोमुख से हुआ है, ठीक है। इसलिए 33 का आंसर डी हो जाएगा। सम्राट अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अधिकांश जो लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, बिल्कुल
जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसे पढ़ा और अशोक ने स्वयं को प्रियदर्शी कहा है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत है। अर्थात अब हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का। माउंट आबू जो है वो अरावली में स्थित है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। बी अनायमुडी पश्चिमी घाट में है। सी गुरु शिखर नीलगिरी, नहीं ये नीलगिरी जो है ये सी नंबर जो है आपका ये गलत है, ठीक है। गुरु शिखर अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि नीलगिरी की, ठीक है। नीलगिरी का तो दूसरा सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर का गलत है, बाकी धूपगढ़ सतपुड़ा में है। बिहार के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत 36 नंबर प्रश्न, कौन सी गतिविधि शामिल नहीं की जाती। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देखते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में मत्स्यिकी को शामिल किया जाता है, मगर बिहार में जो है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग मत्स्यिकी को नहीं शामिल करते, हम लोग नहीं शामिल करते, अर्थात डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2026 किस संस्था द्वारा जारी की गई है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है। ये जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। बिहार में जो जाति आधारित जनगणना का जो दूसरा चरण था वो 15 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया, जो अगस्त 2023 को समाप्त हुआ, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमालय में नहीं है, ठीक है, जो हिमालय में नहीं है। नाथुला पास हिमालय में, जोजुला भी हिमालय में, बोमडिला भी हिमालय में, परंतु भोर घाट जो है वो आपका हिमालय में नहीं है, ठीक है। ये भोर घाट जो आपका है वो कहाँ पर है, वो आपको पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, यह हिमालय में अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न आ रहा है काजिंद 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया है, ठीक है। कादिन जो है भारत और कजाकिस्तान के साथ आयोजित होने वाला एक संयुक्त सेना अभ्यास है, ठीक है। तो ये भारत और कजाकिस्तान के तहत, अर्थात बी विकल्प इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आ रहा है वैश्विक विश्व आर्थिक मंच 2026 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई। ये जो होता है ये जो है आपका ये दावोस में ही आयोजित की जाती है ज्यादातर, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है कि जनवरी 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित एम वेंकैया नायडू का क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंध है। ये हम लोग जान रहे हैं कि उनका क्षेत्र सार्वजनिक मामलों में था, पब्लिक अफेयर्स में। ये हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता थे, ठीक है। जनवरी 2026 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है लखपति दीदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लखपति दीदी योजना काफी फेमस योजना है। पहला स्टेटमेंट आ रहा है यह योजना का लक्ष्य जो है, यह योजना का लक्ष्य जो है, इसका उत्तर कहा गया भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गया। एनीवे लीव इट। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, वैसे इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि यह योजना जो है महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति बनाने के लिए है, ठीक है। तो इस योजना का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने के सक्षम बनाना है। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यह योजना जो ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति बनाने की है, ना कि शहरी महिलाओं के लिए, ठीक है। ये जो है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए है। और हमारा दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि योजना केवल शहरी क्षेत्र की वजह से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। तो केवल एक सही होगा, अर्थात आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। यहाँ पर है, हम लोग इसी को ढूंढ रहे थे, केवल एक सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आ जा रहा है 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में कहाँ में शुरू किया गया, ठीक है। यह जो है आपको हाल ही में किया गया है यूएई के अल धफरा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल सौर ऊर्जा संयंत्र जो 2 गीगावाट का है वो शुरू किया गया। ये कहां पर है, अल धफरा में, ये यूएई में अवस्थित है, ठीक है। जो दुनिया का एक ही जगह पर 2 गीगावाट उत्पादन क्षमता वाला पहला सोलर पैनल स्थापित किया गया, काफी बृहद स्तर पर किया गया। डिजिटल रुपया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 47 नंबर का प्रश्न है। 47 नंबर के प्रश्न को हम लोग ध्यान में देते हुए देखेंगे कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही। यह एक ब्लॉकचेन पर आधारित एक कानूनी निविदा है,
ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसे रखने के लिए बैंक खाते का होना अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट 2 गलत है, अर्थात 1 2 सही है और हमारा आंसर विकल्प बी 1 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलकर करने वाले हैं 2026 के फीफा विश्व कप की मेजबानी, ठीक है। फिर भी अमेरिका को जो है ना शांति नहीं है, बताइए, इतना बड़ा उसके लिए आयोजन है और ये ईरान वार में फंसा हुआ है। अगला प्रश्न आ रहा है कि मध्य पूर्व भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ठीक है, इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे क्या क्या स्टेटमेंट कह रहा है। यह इसकी घोषणा नई दिल्ली में आज G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी, बिल्कुल सही किया गया था। इसमें केवल समुद्री मार्ग, भाई साहब ये केवल लगने के बाद क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, इसमें केवल समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाएगा, ये गलत है, ये सिर्फ स्टेटमेंट एक सही है, ठीक है। जो इंटरनेशनल जो आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसको हम लोग IMEC के नाम से भी जानते हैं, में समुद्री मार्ग के साथ साथ रेलवे लिंक का भी उपयोग किया गया है, इस चीज को ध्यान में देना है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट एक सही है, अर्थात विकल्प ए सही आंसर होगा इसका। अब हम लोग इस हिसाब से जो 50वां क्वेश्चन में आ गया, जो GS का है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हम लोग जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बिहार के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, विज्ञान का प्रश्न आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं विज्ञान के प्रश्न। ध्वनि की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है कि ध्वनि तीव्रता आयाम, ध्वनि की जो तीव्रता है आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। ध्वनि निर्वात में प्रकाश से भी तेज चलता है, भाई साहब बिल्कुल नहीं, ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में तो ये ट्रेवल कर ही नहीं सकता, इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। 52 नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है आपको, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी और डी से आपको क्या हो जाता है? रिकेट्स होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, रसायनों के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कहें, बताएं कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, ये प्रश्न कह रहा है कि 53 नंबर जो कह रहा है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सिल्वर नाइट्रेट को क्विक सिल्वर कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, सिल्वर नाइट्रेट का यूज जो होता है इंक के रूप में हम लोग करते हैं, चुनाव वाला जो इंक होता है उसमें करते हैं, इसको क्विक सिल्वर नहीं कहते हैं। इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, अर्थात 3 गलत है और हमारा केवल 3 इसका आंसर अर्थात सी हो जाएगा। और अगर सही पूछा जाता है इस प्रश्न में तो हमारा आंसर हो जाता है डी 1 और 2, मगर अभी आंसर क्या है? सी, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखना है, इसके बाद ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? 54 नंबर पूछा जा रहा है, तत्व की बात हो रही है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ठीक है। जब सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात होती है तो वो हो जाएगा क्या, हमारे जो प्रेडिक्टेबल में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारे प्रेडिक्टेबल में है, ठीक है, एलिमेंट है। और सबसे ज्यादा पर्याप्त मात्रा में ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड की बात हो रही है, हम पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, पौधों के प्रजनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें क्या कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन कि पुंकेसर जो होता है वो पुंकेसर फूल का नर जनन अंग होता है, बिल्कुल होता है। स्त्री केसर फूल का मादा जनन अंग होता है, ये भी सही है। परागन केवल हवा के माध्यम से ही संभव है, ये स्टेटमेंट जो केवल हो गया है ये गड़बड़ है, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, कीट पतंग चिड़िया सबके द्वारा परागन होता है, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है और हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न आ रहा है, दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए हम लोग किस बैक्टीरिया का यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस, अर्थात बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 57 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल सही। ऊर्जा संरक्षण का ये एक रूल है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा समय के साथ घट रही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है आपका किसका है? 57 नंबर प्रश्न का है, ठीक है।
तो हम लोग देखेंगे ये जो ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा समय के साथ घट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगी, और ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। जब नष्ट नहीं किया जा सकता तो ब्रह्मांड में ऊर्जा घट कैसे रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न आता है कि जल के स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जल के स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वाशिंग सोडा का या कैल्विन विधि का प्रयोग करके ऐसा किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे वाशिंग सोडा है, इसको ध्यान में देंगे। तो वाशिंग सोडा यूज करके हम लोग जल की अस्थायी कठोरता को यूज करते हैं। मानव के पाचन तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। 59 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पाचन की क्रिया मुख्य रूप से, पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू हो जाती है। बिल्कुल शुरू हो जाता है। जो पहला डाइजेशन होता है हमारा, वो कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि भोजन का पूर्ण पाचन बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में तो सिर्फ जल का अवशोषण होता है, जो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो कौन सा गलत है उसको, तो 2 नंबर तो हमारा गलत दिख रहा है। 3 नंबर यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, तो हमारा 2 नंबर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत कथन केवल 2 अर्थात बी। हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है, अर्थात इसका ए सही आंसर है। न्यूटन के गति के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न कह रहा है। तो जो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका आता है वो क्या कह रहा है कि प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। बिल्कुल सही। द्वितीय नियम जो है संवेग में परिवर्तन के दर और बल के संबंध को बताता है। बिल्कुल। और तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक ही पिंड पर लगती है। ये जो है गलत स्टेटमेंट है, इसलिए स्टेटमेंट 61 का जो है 1 और 2 विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात ये इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 63 नंबर की जेनेटिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 63 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जोहान मेंडल की आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये सही है। गलत ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। मानव कोशिकाओं में 32 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 23 नहीं होते हैं, अर्थात बी जो सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत है। डीएनए का डबल हेक्सेन मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, अर्थात 2 गलत है और हमारा विकल्प इसका क्या हो जाएगा, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो फ्यूज तार में किस चीज का मिश्र धातु होता है, जो फ्यूज में हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें टीन और सीसा का यूज किया जाता है, जिसमें रेसिस्टेंट ज्यादा और गलना कम हो जाता है। ठीक है, तो 64 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है उष्मा के संचरण की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो एक जो होता है चालन मुख्य रूप से ठोस पदार्थ में होता है। ठीक है, चालन जो होता है मुख्य रूप से ठोस पदार्थ में होता है। बिल्कुल। संवहन की क्रिया किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं, विकिरण में ऐसा होता है। संवहन में तो आवश्यकता होती है, जिसमें जो है अनुगर्म होकर एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। एक तीसरा देख लेते हैं, विकिरण द्वारा उष्मा को निर्वात में भी यात्रा कर सकते। बिल्कुल, माध्यम की जरूरत नहीं होती है, इसलिए 1 और 3 सही है। तो 65 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 66 देख लेते हैं, शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। ठीक है, शुष्क बर्फ। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र होती है, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, वो सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न आता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो हम लोग जानते हैं टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक काफी अधिक होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो इसलिए टंगस्टन का यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए। अगला प्रश्न आ रहा है विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है। प्राकृतिक स्रोत तो सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, 69 नंबर। 70 नंबर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 71 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये जो है स्टेटमेंट एक क्या कह रहे हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना प्रकाश का प्रकीर्णन का ही कारण है। बिल्कुल, प्रकीर्णन भी एक कारण है, इसके अलावा और भी कारण है, मगर प्रकीर्णन भी एक कारण है।
अगला है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बिल्कुल उल्टा, प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसका तरंग दैर्ध्य आधा होता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह कोहरे में कम फैलता है, बिल्कुल सही। तो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 1 और 3 सही है और हमारा विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या? देखिए नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मानव मस्तिष्क के हिस्से के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कौन सा गलत है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला आ जाता है आपका कौन सा गलत पूछा जा रहा है ना, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और सोच विचार का केंद्र है, बिल्कुल सही है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखता है। देखिए यहाँ पर सेरिबेलम अर्थात बैलेंस, ठीक है, और सेरिब्रम मतलब मस्तिष्क सोच जो रहा है वो। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। मेडुला ऑब्लिगेंटा केवल स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देखिए मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें हृदय की गति और श्वसन को नियंत्रित करना है। क्या स्वैच्छिक क्रिया है हृदय का ही? बिल्कुल नहीं, हमारी इच्छा पे चलता ही नहीं है। हृदय का गति को क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। सांस लेना को रोक सकते हैं? आपको लगता है आप रोक सकते हैं, मगर कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। तो मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, ना कि स्वैच्छिक। इस वजह से स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, और हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ गलत ही पूछा जा रहा है। ठीक है, 75 नंबर, परमाणु की संरचना के संदर्भ में है। परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसका कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर स्थित होता है और इनकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, स्टेटमेंट 2 ये भी सही है। न्यूट्रॉन एक धनात्मक आवेश, बिल्कुल नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसकी खोज तो चैडविक ने की थी, पर यह धनात्मक आवेश नहीं होता है। स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हमारा आंसर 1, 2 हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 ए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम लोग देख लेते हैं, इस पर ऋणात्मक होता है, जे थॉमसन ने खोजा था, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारा ऑप्शन एक प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। हमारा जितना क्वेश्चन हो रहा है इसमें जो विकल्प है ना वो ऑलरेडी एक प्रश्न हो सकता है। तो हर एक स्टेटमेंट को, हर एक क्वेश्चन के विकल्पों को ध्यान से देखिए। प्रोटॉन नाभिक के अंदर स्थित होता है और इनकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, बिल्कुल सही है ये। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है, ये हम लोग देख रहे हैं, सीधी सी बात है। इसमें धनात्मक नहीं ऋणात्मक चार्ज होता है, सॉरी न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इसकी खोज जो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, चैडविक तो सही है, परंतु यह धनात्मक होने की वजह से स्टेटमेंट 3 गलत है और हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2। ठीक है, इस हिसाब से हम लोगों ने साइंस और जीएस का क्वेश्चन को देख लिया। अब अगला जो हम लोग देखेंगे वो इसका मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ऑल इसको देखने के लिए। ठीक है, और इन सभी जो क्वेश्चंस है इनका आपको जहां लगता है कि इसमें कुछ एक ऑप्शन, कुछ स्टेटमेंट वाइज भी कुछ अगर फॉल्ट हो तो वो आप जरूर बताएं। ठीक है, सो थैंक यू।